नमस्कार, आदाब। आज आप सुन रहे हैं उड़िया कहानी रेवती, जिसे लिखा है मशहूर कहानीकार फ़कीर मोहन सेनापति ने। रेवती कटक जिले के हरिहरपुर परगना में एक देहाती गांव पाटपुर था। गांव के नुक्कड़ पर एक घर था जिसमें 4 कमरे और एक आंगन और एक बैठक खाना था, जहाँ लोगों का हमेशा उठना बैठना लगा रहता था, क्योंकि प्रजाजन लगान देने यहीं आते थे। ये घर श्याम बंधु मोहंती का था, जो जमींदार की ओर से पटवारी का काम करते थे। इनकी आमदनी 2 रुपये थी, लेकिन इधर उधर काम करके 4 रुपये महीना कमा लेते थे। इतना घर चलाने के लिए काफ़ी था, या यूं कहें कुछ ज़्यादा ही था। सब्जियां घर के पिछवाड़े बो रखी थी, जिससे बाजार नहीं जाना पड़ता था, और कुछ पेड़ फलों के भी लगा रखे थे। घर में 2 गायें भी थीं, जिससे दूध दही का काम चल जाता था। और ऊपर से जमींदार ने अपनी 3.5 एकड़ ज़मीन अनाज बोने के लिए श्याम बंधु को दे रखी थी, जिससे उनका अच्छे से गुजर बसर चल जाता था। श्याम बंधु मोहंती बड़े ही नेक और सीधे साधे व्यक्ति थे। प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो किसी से 1 रुपया भी फालतू नहीं वसूलते थे। वे हिसाब ताड़ के एक पत्ते पर लिख लेते और घर की छप्पर में खोस देते। लोगों का इतना विश्वास था कि वो उनसे हिसाब की रसीद भी नहीं लेते थे। श्याम बंधु जब तक पैसों का हिसाब जमींदार को न दे देते, उन्हें तसल्ली नहीं होती थी, चाहे वो 1 रुपये का ही हिसाब क्यों ना हो। श्याम बंधु मोहंती भजन और भगवत गीता का भी पाठ किया करते थे। उन्हें सुनने के लिए कभी कभी लोग उनके पास आकर बैठ जाते। श्याम बंधु का कुटुंब 4 लोगों का था, जिसमें उनकी बूढ़ी माँ, पत्नी और एक लाडली बेटी थी, जिसका नाम रेवती था। रेवती भी हर शाम अपने बापू के पास बैठकर भजन सुनती और उन्हें याद करती। उसकी बचकानी आवाज़ में भजन सुरीला लगता था। 2 वर्ष पहले पाटपुर गांव में डिप्टी कमिश्नर एक रात के लिए रुके, और गांव के लोगों के कहने पर वहां एक स्कूल बनाने का ऑर्डर जिला के इंस्पेक्टर को दे दिया गया। अब इस स्कूल में वासुदेव नाम के एक शिक्षक पढ़ाते हैं। उन्होंने कटक से स्नातक किया है। वह सच में अपने नाम की ही तरह हैं, बिल्कुल सीधे साधे, यहाँ तक कि वो सर उठाकर भी किसी को नहीं देखते। 20 की उम्र में वो सुंदर, सुशील और नौजवान दिखते हैं। वासुदेव के माँ बाप पहले ही गुजर गए थे। वे अपनी मामा मामी के घर पले बढ़े थे। वासुदेव भी उसी जाति के थे जो श्याम बंधु की थी, कर्ण जाति। श्याम बंधु वासुदेव से स्कूल भी मिलने जाया करते थे, और 30 त्योहार पर घर आने के लिए भी कहाया करते थे। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे थे। रेवती की माँ वासुदेव को कहती, हाय बेचारा, बिन माँ बाप का लड़का, कौन करता होगा इसकी देखरेख। वासुदेव हर शाम 1 घंटा रोज श्याम बंधु के घर बिताते। रेवती भी उन्हें देख के खुश हो जाती, और दूर से आते देख कहती, वासु भाई आ रहे हैं, वासु भाई आ रहे हैं। रेवती अपने पिता से सीखे भजनों को याद करती, लेकिन ये वासुदेव को तो नहीं ही लगते। एक दिन वासुदेव ने श्याम बंधु को बताया कि कटक में लड़कियों के लिए भी स्कूल है। वह पढ़ाई के साथ घरेलू काम जैसे सिलाई, कढ़ाई भी सिखाते हैं। वासुदेव ने श्याम बंधु के मन में रेवती को पढ़ाने के लिए इच्छा जगाई। रेवती पास में बैठे सब सुन रही थी। सुनते ही भीतर जाकर खुशी से चिल्लाने लगी, माँ, दादी, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। लेकिन बूढ़ी दादी ने कहा, पढ़ाई वो क्या होती है? तू पढ़कर क्या करेगी? तुझे घर का काम, घर लीपना, खाना बनाना, मीठे पकवान, दही बिलौना, ये सीखना चाहिए। ये पढ़ाई क्या है? गुस्से में कहा। रात को श्याम बंधु बरामदे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं।
बगल में रेवती भी खा रही होती है। बूढ़ी दादी बहू को भीतर से एक मुट्ठी चावल, दाल और नमक श्याम बंधु के लिए लाने को कहती है। बातों बातों में बूढ़ी अम्मा श्याम बंधु से पूछती है, ये क्या सुन रही हूँ? रेवती पढ़ने जा रही है। ये लड़की है, पढ़कर क्या करेगी? श्याम बंधु ने कहा, माँ जाने दो, अगर वो पढ़ना चाहती है तो हर्ज क्या है। रेवती भी बैठी सब कुछ सुन रही थी। उसे अपनी बूढ़ी दादी पर गुस्सा आ रहा था। गुस्से में कहती है, चली जाओ यहाँ से। पिताजी मैं पढ़ूंगी। श्याम बंधु कहते हैं, हाँ तुम पढ़ोगी, और बात यहीं खत्म हो जाती है। रेवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वासुदेव से सीतानाथ बापू की कक्षा की किताब पाकर वो खुश भी हो जाती है। उसके पेज पलट पलट कर देखती है। उसमें छपे जानवर, हाथी, घोड़ा को देखकर खुश हो जाती है और झट से जाकर किताब में छपे जानवरों को अपनी माँ और दादी को दिखाती है। दादी कहती है, ठीक है, अब जाए यहाँ से। एक बड़े ही शुभ दिन बसंत पंचमी को सरस्वती माँ की पूजा होती है। रेवती सुबह जल्दी नहाकर अंदर बाहर कर रही थी कि वासु भाई आए तो मुझे पढ़ाएं। वासुदेव थोड़े समय के लिए आकर रेवती को पहला पाठ पढ़ाते हैं, जिसमें अक्षरों से शुरुआत करते हैं, और इसके बाद हर शाम वासुदेव उसे रोज़ शाम को पढ़ाया करते हैं। जल्द ही रेवती की पढ़ाई को 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन रात के खाने के समय श्याम बंधु और बूढ़ी माँ ने कुछ विचार किया और मानो एक ही बात आई दोनों के मन में। श्याम बंधु ने कहा, क्या कहती हो माँ, क्या ये अच्छा नहीं होगा? हाँ अच्छा है, क्या तुमने उसकी जाति पूछी है? जहाँ तक मुझे पता है वो एक अच्छा व्यक्ति है और कर्ण जाति का ही है। हाँ गरीब है लेकिन जाति तो ऊंची ही है। रेवती भी खाते खाते बातें सुन रही थी और भगवान जाने उसने क्या समझा। इसके बाद उसके व्यवहार में एक बदलाव सा था। वो कुछ शर्मा सी जाती थी। जब वासुदेव उससे पिताजी के सामने पाठ कराते, बिना वजह सिर नीचा करके अपने होठों को भींच लेती ताकि वो जोर से ना हंस पड़े। फिर वो पढ़ने लगती और समझाने पर हाँ हाँ करती और फिर पाठ खत्म होने पर जोर से हंसती। हर शाम वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती और वासुदेव का इंतज़ार करती और दूर से आते देख भीतर चली जाती। 2-3 बार आवाज़ देने पर आती। बूढ़ी अम्मा को रेवती पर गुस्सा आता जब वो रेवती को पढ़ता हुआ देखती, पर बूढ़ी अम्मा कुछ कर नहीं पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और दिन कहाँ हमेशा एक से रहते हैं। समय बीतता गया। फाल्गुन में अचानक गांव में हैजा की बीमारी फैल गई और गांव में खबर फैली कि श्याम बंधु को हैजा हो गया है। तो बस फिर क्या, गांव के सभी लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। कोई भी श्याम बंधु की मदद के लिए आगे नहीं आया। ये बीमारी जैसे मानो एक बूढ़ी दादी की तरह थैले में लोगों की लाशें भर रही थी, इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं हुई मौत पर उनके घर आने की। घर की दोनों औरतें बेसहाय थीं। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि अब वे दोनों क्या करें। उधर रेवती बस रोए ही जाती। जैसे ही ये बात वासुदेव को पता चली, उन्होंने तनिक देर नहीं की आने में। वे श्याम बंधु के पास आकर बैठ गए और मुंह में बूंद बूंद कर पानी डालने लगे। दोपहर में श्याम बंधु ने वासुदेव को देखकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गला रुंध जाने की वजह से कुछ कह नहीं पाए। उन्हें देखकर लग रहा था शायद वह यह कहना चाह रहे हों, मेरे जाने के बाद वासुदेव मेरे घर का ख्याल रखना। सांसें थोड़ी देर बाद थम गईं। वासु फूट फूट कर रोने लगे। रेवती रोते रोते जमीन पर लौट गई। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। वासु अभी छोटा ही था। उसे क्रियाकर्म का कुछ भी पता नहीं था और बाकी घर में सब औरतें ही थीं।
अब क्या करें और कैसे करें, किसी को इस बात का ज्ञान नहीं था। गांव के एक बूढ़े धोबी जो लगभग 60 बरस के थे, उन्हें क्रियाक्रम का पता था, तो उनसे मदद ली गई। दाह संस्कार करते करते सांझ हो गई। रेवती की माँ जैसे तैसे खुद को संभालते घर आती हैं। पेट में मरोड़ उठता है। देखते देखते दोपहर में खबर फैल जाती है कि रेवती की माँ अब नहीं रही। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। देखते देखते श्याम बंधु को गए हुए 3 महीने गुजर गए। इन्हीं 3 महीनों के अंदर बहुत कुछ बदल गया। जमींदार ने खजाने में पैसे जमा न करने के चलते गाय बांध ली और 3.5 एकड़ दी हुई जमीन भी वापस ले ली। लेकिन पैसा जमा न करने की बात लोगों को पता थी कि ये झूठ है। जमींदार गाय इसलिए हथियाना चाहता था क्योंकि श्याम बंधु की गाय ज़्यादा दूध देती थी। इसी लालच में उसने गाय उठवा ली और जो मज़दूर 3.5 एकड़ ज़मीन पर मज़दूरी करते वो भी अपने अपने घर वापस चले गए क्योंकि अब उनके पास काम नहीं था। 2 जोड़ी बैलों को बेचकर दाह संस्कार में लगा दिया गया। घर में अब बस महीने भर का ही राशन रह गया था। वासु रेवती के घर अब रोज आते ताकि उन्हें कोई ज़रूरत हो तो मदद कर सके। वासु ने उन्हें पैसों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्हें लगा कि वे पैसे देंगे तो वो लोग नहीं लेंगे। फिर उन्होंने बूढ़ी माँ से तांबे के कुछ सिक्के लिए सब्जी लाने के लिए। अपने पास से कुछ पैसे मिलाकर उन्होंने 8-10 दिन के लिए सब्जियां ले आए। श्याम बंधु के घर की अब छप्पर भी टूट गई थी, जिसमें से पानी रिसता रहता था। वासु ने 2 रुपए का भूसा घर के पिछवाड़े गिरवाया ताकि छप्पर को ठीक करवा सके। बूढ़ी दादी दिन भर रोती और रेवती को कोसती और रोते रोते ज़मीन पर ही सो जाती। अब उन्हें आँखों से भी कम दिखाई देता था। बूढ़ी दादी रोज़ रोते रोते गाली देती और कहती, इस दुख का कारण ये अभागन रेवती ही है। इसी ने पढ़ने की जिद की और श्राप मेरे बेटे और बहू को लग गया। मेरी गाय बैल ज़मीन सब बिक गया इस रेवती चुड़ैल की वजह से। इसी की वजह से मेरी नज़र भी कमज़ोर हो गई है। रेवती यह सुन सुनकर बहुत दुखी होती और बहुत रोती। रेवती धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। वो हिलते डुलते खड़ी होती और पूरा दिन घर के किसी कोने में पड़ी रहती। दादी कहती, वासु भी जिम्मेदार है मेरे बेटे और बहू की मौत का, क्योंकि इसी ने पढ़ाया है उस अभागन रेवती को। लेकिन ये बात वासु से नहीं कह पाती क्योंकि उन्हें पता था कि ये घर वासु ही चला रहा है। रेवती की न तो आवाज़ सुनाई देती और न रेवती कभी दरवाजे पर दिखाई देती। वह बस बैठकर पूरा दिन रोती रहती। उस बेचारी के नन्हे से दिल और दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा था। कब दिन से रात हो जाती उसे ये भी पता नहीं चलता था। वो विश्वास ही नहीं कर पाती थी कि अब उसके माता पिता नहीं रहे। अब वो खाती नहीं, सोती नहीं, पूरा दिन बस रोती ही रहती। माता पिता की छवि उसके मन में आती रहती। कभी कभार दादी के डर से खा लेती, सूखकर लकड़ी होती जा रही थी। सिर्फ शरीर में हड्डियां ही बची थी। जब वासु आते तभी वो आंखें उठाकर वासु को देखती और फिर नज़रें झुका लेती। धीरे धीरे दिन बीतते गए। श्याम बंधु को गए अब 5 महीने हो चुके थे। ज्येष्ठ का महीना आ गया था। वासु उस दिन दोपहर में रेवती के घर आए और दरवाजे पर आवाज़ दी। बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला और कहा, आओ बेटा बैठो। वासुदेव ने बताया कि डिप्टी इंस्पेक्टर ने हरिहरपुर पुलिस स्टेशन में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला है और मुझे बच्चों के साथ वहाँ 5 दिन के लिए जाना होगा। रेवती दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। ये सब बातें सुनकर रेवती और भी दुखी हो गई। वासुदेव ने घर में 5 दिन के लिए अनाज और सब्जियां रख दी
और शनिवार तक के लिए अलविदा कहा। बूढ़ी दादी ने आशीर्वाद दिया और कहा, वासु अपना ख्याल रखना, धूप में काम मत करना। रेवती वासुदेव की ओर देख रही थी। तभी वासु ने भी उसकी ओर देखा तो रेवती ने अपनी नज़रें झुका ली। ऐसा लगा मानो वो कुछ कहना चाह रही थी। शाम ढलते ही वासु वहाँ से चले गए, लेकिन रेवती वहीं खड़ी एकटक देखती रही। और जैसे ही बूढ़ी माँ ने आवाज़ दी, रेवती ने देखा कि अब चारों तरफ अंधेरा हो गया है। उस दिन से ही रेवती वासुदेव के वापस लौटने के दिन गिनने लगी। वासुदेव को गए आज 5 दिन बीत गए थे। माँ बाप के देहांत के बाद पहली बार रेवती ने अपने कदम घर से बाहर रखे ताकि वासुदेव को आता देख सके। पूरा दिन बीत गया पर वासु नहीं आए। शाम को 6 बज रहे थे। तभी एक स्कूल का बच्चा आया और उसने बताया कि हैजे की बीमारी की वजह से वासुदेव मास्टर गोपालपुर गांव में एक बरगद के पेड़ के पास रुके हैं। यह खबर सुनकर रेवती और भी दुखी हो गई। और अगले दिन खबर आती है कि रात में ही वासुदेव मास्टर का देहांत हो गया। गांव वाले कहते हैं, हाय रे बेचारा, कितना अच्छा था, इतनी जल्दी कैसे चला गया। ये बात रेवती को पता चली और फिर बूढ़ी माँ को भी। बूढ़ी माँ रोने लगी और रोते रोते जब गला रुंध गया तो कहा, हाय रे बेचारा, उसे अपनी धरती भी नसीब नहीं हुई। ये सब उसने खुद का किया ही भोगा है। उसी ने रेवती को पढ़ाने का पाप किया था। रेवती भी घर के किसी कोने में ज़मीन पर पड़ी आंसू बहा रही थी। दिन बीत गया। अगली सुबह बूढ़ी ने रेवती को आवाज़ दी, करमजली कहाँ है। आँख से ठीक से न दिख पाने की वजह से वह हाथों से रेवती को इधर उधर टटोल रही थी। ज़मीन पर लेटी रेवती के शरीर पर उनका हाथ जाता है। रेवती का शरीर तप रहा था और वे बेहोश पड़ी थी। बूढ़ी माँ को समझ न आ रहा था कि वो किससे मदद ले, वो किसे अपनी मदद के लिए पुकारे। उन्होंने कहा, ये सब कुछ तुझ अभागन की वजह से हुआ है। न तू पढ़ती न ये सब होता। रेवती कुछ दिन इसी अवस्था में रही। बूढ़ी माँ को समझ न आ रहा था कि वो किसे अपनी मदद के लिए पुकारे। बूढ़ी माँ ने कहा, ये सब कुछ तुझ अभागन की वजह से हुआ है। ना तू पढ़ती ना ये सब होता। रेवती कुछ दिन इसी अवस्था में पड़ी रहती है। धीरे धीरे 6 दिन बीत जाते हैं। अब उसका बुखार भी उतर जाता है और बूढ़ी माँ के आवाज़ देने पर वह बोल भी देती है। फिर बूढ़ी माँ सोचती है कि शायद ये इसके आखिरी दिन चल रहे हैं। अगर कोई कविराज आकर 1-2 श्लोक पढ़ देता तो शायद ये तृप्त हो जाती। उसके अगले दिन रेवती ने आंखें खोली और पानी मांगा। बूढ़ी ने रेवती को बूंद बूंद करके पानी पिलाया। इतने दिनों तक रेवती ने कुछ नहीं खाया था, तो बूढ़ी माँ ने सोचा इसके लिए कुछ भोजन पका देती हूँ। लेकिन भीतर जाकर देखने पर घर में कुछ नहीं मिलता है। तो वह सोचती हैं, घर में जो मिट्टी के बर्तन हैं उन्हें ले जाकर बेच देती हूँ और कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। वो गांव में हरी की दुकान पर गई। जब उन्होंने हरी से अपना हाल बताया तो उसने मिट्टी के बर्तन हाथ में लिए और कहा, इस टूटे बर्तन का तुम्हें कोई क्या देगा, और मेरे घर पर भी कुछ नहीं है। बूढ़ी माँ चुपचाप ये सुनकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, मैं उस बेचारी को क्या खिलाऊंगी। रेवती का बुखार उतर गया है और उसे बहुत भूख लगी है। ये सब सुनकर हरी मिट्टी के बर्तन के बदले 4 सेई चावल, आधा सेई दाल
और नमक दे देता है। बूढ़ी दादी को आते आते शाम हो जाती है। घर आकर रेवती को आवाज़ देती हैं। रेवती की आवाज़ नहीं आती है तो वो गुस्से में कहती हैं, अरे ओ करमजली रेवती, कहाँ है? वहीं दूसरी ओर रेवती धीरे धीरे अपनी सुध खो रही होती है। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता है। बुखार से बदन तप रहा होता है। थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो जाता है। रेवती आसमान को एक टक ताकती रहती है और देखती है कि आसमान में चमचमाता तारा कैसे रोशन हो रहा है। तारों का आकार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तारे अब और भी बड़े और चमकदार होते जा रहे हैं। उन तारों में वह अपनी माँ की मूर्ति देखती है जो उसे अपनी पास बुला रही होती है। वह अपना हाथ तारों की रोशनी की तरफ बढ़ाती है। इधर बूढ़ी माँ रेंगते हुए सरकते हुए रेवती के सोने की जगह टटोलती हैं, लेकिन रेवती उन्हें वहाँ नहीं मिलती। इधर बूढ़ी माँ रेंगते हुए सरकते हुए रेवती के सोने की जगह टटोलती हैं, लेकिन रेवती वहाँ नहीं होती है। फिर उसे वह आंगन में ढूंढती हैं, उन्हें वह वहाँ भी नहीं मिलती है। फिर दादी सोचती हैं शायद तबीयत ठीक है तो पिछवाड़े टहल रही होगी। वह टटोलते हुए बरामदे में जाती हैं। बरामदा ज़मीन से 2 हाथ ऊंचाई पर बना था। बरामदे में पहुंचकर दादी कहती हैं, हाँ तो तू यहाँ बैठी है? और जैसे ही बदन पर हाथ रखती हैं चौंक जाती हैं। फिर वह रेवती के सिर से पैर तक हाथ फेरती हैं। फिर नाक के पास हाथ रखने पर ज़ोर से चिल्लाती हैं और किसी के नीचे लुढ़क कर गिरने की आवाज़ आती है। इसके बाद श्याम बंधु के परिवार के किसी प्राणी को संसार में कोई और देख न सका। पड़ोसियों ने रात के एक प्रथम पहर में आखिरी आवाज़ सुनी थी, अरी रेवती, अरी मुँह झौसी, करम जली, बोलती क्यों नहीं?